नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शब्दांजलि यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। धन्यवाद। सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज एक बार फिर आप सभी को ले चलते हैं प्रकृति के सुकुमार कवि, प्रकृति के अनुपम चितेरे, प्रकृति के पुजारी के रूप में सुविख्यात पंडित सुमित्रानंदन पंत जी की कविता ग्रामश्री की ओर। प्यारे बच्चों, इस कविता के प्रारंभिक पंक्तियों को, इसके काव्यद्वयांश को, जो शुरू के काव्यांश हैं, उनको आप तक उनके निहित भाव को मैंने रखा है और आपको समझाने का एक प्रयास पूर्व वाले वीडियो में मैं कर चुका हूं। आइए आज हम चलते हैं अग्रिमांश की ओर। और अग्रिमांश की जो पंक्तियां हैं वह अपने आप में इस गांव की शोभा को, गांव की संपन्नता के प्रतीक, जो वहां पर लहलहाती फसलों के साथ साथ वहां की जो तरह तरह के खिले हुए फूल हैं, तरह तरह की लहलहाती जो साग सब्जियां हैं, उनकी ओर कवि ने यहाँ पर दृष्टिपात किया है। और उनका एक मनोहारी वर्णन प्रस्तुत करते हुए कवि कहता है कि रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियां सी लटकी, छीमियां छिपाए बीज लड़ी। फिरती है रंग रंग की तितली, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हों फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरवेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अमली से तरु की डाल जड़ी। लह लह पालक मह मह धनिया, लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी और सेम फली फूली, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्वन्यात्मकता लिए हुए और स्वर मैत्री का, साथ ही साथ एक तुकांतता का जो प्रवाह कवि ने यहाँ पर प्रवाहित किया है, वह अपने आप में दर्शनीय है, श्रवणीय है, पठनीय है। प्यारे बच्चों, कविवर सुमित्रानंदन पंत जी का जो अद्भुत प्रकृति प्रेम है, वह किस रूप में यहाँ पर परिलक्षित हो रहा है आप देखेंगे। तो देखिए, कवि आगे गांव की सुषमा का, गांव की जो एक अद्भुत शोभा बनी हुई है, गांव की जो संपन्नता है, और उस संपन्नता के प्रतीक के रूप में, उस संपन्नता के कारक के रूप में जो वहां पर लहलहाती साग सब्जियां हैं, उसका क्या एक हुबहू वर्णन, उसका एक आंखों देखी वर्णन कवि ने प्रस्तुत करते हुए कहा कि गांव में अब क्या है कि एक तरफ तो फसलें लहलहाती हुई आपको पूर्व में दो अंश में आपको कवि ने दिखाई, और गांव की संपन्नता के प्रतीक उन फसलों का एक मनोरम वर्णन प्रस्तुत किया। अब आगे कवि कहता है कि रंग रंग के फूलों पे रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। मटर की फली जो बहुतायत में इस तरह से वहां पर पैदा हुई है, गांव की सुंदर आबो हवा के बीच, गांव के उस खेत खलिहानों के बीच, कवि ने एक सुंदर सा उसके लिए उपमान गढ़ा और बहुत अच्छा एक काल्पनिक चित्रण कवि ने वहां पर किया और कहा कि रंग रंग के फूलों में, विविध प्रकार के रंग से खिले हुए फूलों के बीच हंस रही सखियां मटर खड़ी। मटर की फसल कुछ ऐसे पेड़ों पर लदी हुई है, मटर की फली, की जैसे लग रहा है कि सखियां 2 4 8 10 सखियां जैसे मिलकर आपस में बात करते हुए ठहाके लगाती हैं, वो हंसकर हास्य का एक रूप प्रस्तुत करती हैं, और वो हंसती खिलखिलाती हुई उन सखियों की तरह एक तरह से कवि ने इन मटर की फली को देखा और ये एक सुंदर वर्णन कवि ने किया। आगे देखिए, रंग मखमली पेटियां सी लटकी, एक उपमा अलंकार का आश्रय लेते हुए कवि आगे कहता है कि मखमली पेटियों सी लटकी।
छीमियां छिपाए बीजलनी, छौ छौ का अनुप्रास भी आप देख रहे हैं। और देखिए मखमली पेटियों सी लटकी में लौ लौ का वर्ण भी आवृत्त हो रहा है, इसको भी आप देख सकते हैं, अनुप्रासता है। मखमली पेटियों सी लटकी। देखिए छीमियां एक मटर की फली को कहा जाता है। वस्तुतः देहात में आप पूर्वांचल की ओर जाएंगे तो छीमी भी वहां मटर को कहा जाता है, लेकिन इसको हम एक फली के रूप में भी, जो एक फली की सब्जी होती है उस साग सब्जी के रूप में भी हम फली को देखते हैं। तो यहाँ फली एक सेमी का जो फली होती है उसको हम ले सकते हैं। तो कवि ने क्या कहा कि मखमली पेटियों सी लटकी, मखमल के एहसास को लिए हुई, कोमलता को लिए हुई मखमली पेटियों सी लटकी, एक गुच्छे के समान जो लटकती हुई छीमियां, ऐसी जो सेमी की फली है वह अपने आप में बीजों की लड़ियां छुपाए हुए खूब आनंदवर्धक है। उस सबको अपनी ओर आकर्षित कर जा रही है। ऐसी ताजी फली की सेम की फलियां, मटर की फलियां गांव की सुषमा में, गांव के सौंदर्य में चार चांद लगा रही हैं। इनका रूप देखते ही बनता है। कवि ने ये सुंदर वर्णन किया और आगे कहा कि फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर। विभिन्न प्रकार की तितलियां विभिन्न प्रकार के खिले हुए फूलों के ऊपर मंडरा रही हैं और उनको देख करके कवि ने एक सुंदर सा चाक्षुष बिंब प्रत्यक्षतः करते हुए, उसका वर्णन करते हुए, आंखों देखी हाल एक तरह से वर्णित करते हुए कवि आगे बताता है, उत्प्रेक्षा का सहारा लेते हुए एक संभावना व्यक्त की कवि ने। उत्कट कोटिक संशय, एक संभावना व्यक्त करने की जो दशा होती है वह उत्प्रेक्षा अलंकार वहां पर उस स्थिति में बनता है। यह भी एक तरह से सादृश्यमूलक अलंकार है। और यहाँ सदृशता देखिए, जिस तरह की रंग, विविध रंगों की जिस तरह के फूल खिले हुए होते हैं, ठीक उसी प्रकार विविध रंगों की, समान रंगों को लिए हुए तितलियां भी हैं। तो दोनों को देख करके ऐसा कवि को महसूस हुआ, एक ऐसी संभावना व्यक्त की कवि ने। यद्यपि एक डाल से दूसरे डाल पर खिले हुए फूलों के ऊपर तितलियां मंडरा रही हैं, लेकिन कवि को देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे एक डाल पर तितलियां नहीं, इधर उधर तितलियों का आवागमन नहीं हो रहा है, अपितु एक वृंत से दूसरे वृंत पर, एक डंठल से दूसरे डंठल पर जैसे फूल ही स्वयं इधर उधर आवागमन कर रहे हो। क्योंकि समानता कुछ ऐसी है, दोनों का रंग साम्य है और दोनों इस तरह से एक जैसे वर्ण के प्रतीत हो रहे हैं। तो कवि ने क्या सुंदर उत्प्रेक्षा का सहारा लेते हुए कहा कि फिरती है रंग रंग की तितली। रंग रंग का बार बार कवि ने इस तरह का प्रयोग इस पूरे पद्यांश में किया है कि पूरा वातावरण ही एक तरह से रंगीन हो चुका है। सारा राग से रंजित एक तरह से पूरा वातावरण प्रकृति के उस बीच गांव की शोभा को वर्धन में एक बहुत महत्वपूर्ण कारक बनना है। और कवि कहता है कि फिरती है रंग रंग की, विविध प्रकार के रंगों से सजी हुई तितलियां, रंग रंग के खिले हुए जो विविध प्रकार के पुष्प हैं, फूल हैं, उनके ऊपर सुंदरता के साथ इस तरह से मंडरा रही हैं कि कैसा लग रहा है कि फूले फिरते हों फूल स्वयं। फौ फौ का अनुप्रास भी देखिए आप, फूले फिरते हों फूल, 3-3 बार वर्ण की आवृत्ति फौ वर्ण की अनुप्रास है। तो फूले फिरते हों फूल स्वयं, ऐसा लगता है कि फूल ही स्वयं फूले फिरते हों, एक दूसरी जगह पर स्वयं फूल ही इधर उधर आवागमन कर रहे हों, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। उड़ उड़ में भी आप देख रहे हैं बार बार इस तरह से वो उड़ते चले जा रहे हैं। उड़ उड़ शब्द से आप देख रहे हैं ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की ध्वनि है और पुनरुक्ति प्रकाश का सहारा लेते हुए कवि ने उनके बार बार इधर उधर आवागमन की स्थिति को अतिशयता के साथ द्योतित करने के लिए शब्द गढ़ा है कि फूले फिरते हों फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों, एक डाल से दूसरी डाल पर जैसे फूल ही इधर उधर आवागमन कर रहे हों। उस इस तरह के भाव को कवि ने यहाँ गुंफित किया और सुंदर प्रकृति के वातावरण के बीच विविध प्रकार के खिले हुए फूल जो मन को आकर्षित कर लेते हैं और विविध प्रकार की साग सब्जियां जिसमें मटर की फली हो या फिर रंग रंग के फूल हों या फिर विविध प्रकार की सेमी की फली हों, ये सभी पूरे वातावरण को रंगीन करते हुए हम सबको अपनी ओर खींचने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक सुंदर रूप धारण किए हुए है। ये प्रकृति के नजारे को कवि ने अपने काव्य में बद्ध किया। आगे कवि देखिए क्या कहता है कि अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। अब देखिए एक तरफ सुंदर फल फूल फसलों का पूरा साम्राज्य बिखरा पड़ा है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं साग सब्जियों की कवि ने चर्चा की, तीसरी तरफ कवि को विविध प्रकार के खिले हुए पुष्पों की एक जो सौंदर्य बना हुआ है जो मन को आकर्षित करता है, जिससे गांव की संपन्नता बनी हुई है, गांव की शोभा में चार चांद जो लगा रहे हैं, इसके साथ ही साथ विविध प्रकार के फलों की ओर कवि बढ़ा और आगे कवि ने एक सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया। ये कवि ने एक तरह से शीतांत पर, शीत ऋतु का समाप्ति और बसंत के आगमन का एक सुंदर वर्णन कवि ने इन पंक्तियों में आगे भी किया है।
और कवि बताता है कि जिस तरह से हेमंत और शिशिर ऋतु के पश्चात बसंत का आगमन होता है तो वृक्षों की डालियां तरह तरह के कोपलों से, तरह तरह के नए नए उद्भिज होने वाले पत्तियों से भर जाते हैं। वातावरण में विविध प्रकार के पक्षियों का कलरव होने लगता है, जिसमें अगर आम्र तरु की डाली आम्र मंजरी से यदि लग जाए तो कोकिल का कूकना तो स्वाभाविक है। उसका भी सुंदर वर्णन कवि प्रस्तुत करते हुए आगे पंक्तियों में कहता है कि अब रजत स्वर्ण मंजरियों से, रजत संस्कृत में देखिए, संस्कृतनिष्ठ पदावली को आश्रय करके कवि ने कविता लिखी है। तत्सम प्रधान सारे शब्द यहाँ पर अधिकांशतः आए हुए हैं। ये भी प्यारे बच्चों आप समझते रहिए कि अब रजत स्वर्ण, रजत भी स्वर्ण भी, रजत चांदी को कहा जाता है और स्वर्ण सोने को कहा जाता है। कुछ कुछ रजत वर्ण की, श्वेताभ कांति की, श्वेताभ अपने आप में जो श्वेत आभा वाली हैं, और साथ ही साथ जो स्वर्ण मंजरी, स्वर्ण की कांति की को भी धारण कर रही हैं। स्वर्णिम आभा लिए हुए भी हुए हैं, रजती आभा भी लिए हुए हैं। ऐसी मंजरियों में, मंजरी आम की बौर को कहा जाता है। तो अब रजत स्वर्ण मंजरियों में लद गई आम्र तरु की डाली। किससे? रजत और स्वर्ण मंजरियों से आम्र तरु की, आम के तरु, तरु वृक्ष को कहते हैं। देखिए आम्र तरु सब संस्कृत निष्ठ शब्द, तत्सम शब्द। तो आम्र तरु की डाली पूरी तरह से रजत स्वर्ण मंजरियों से लद चुकी है। और क्या हुआ है? झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। देखिएगा, झर रहे ढाक, जब शीतांत होता है, शिशिर ऋतु के अंत पर, समाप्ति पर जो पतझड़ का एक मौसम आता है, उसका भी कवि ने खूबसूरती के साथ वर्णन करते हुए कहा कि झर रहे ढाक, एक और कहीं ढाक के पत्ते, ढाक टेसू को कहा जाता है, पलाश के जो पत्ते होते हैं वो जब झरने लगते हैं, है ना, ये एक तरह से एक इनका झरना और बसंत के आगमन की जो आहट है उसके बीच का एक सुंदर समय कवि ने जो लिया है वो देखिए। झर रहे ढाक पीपल के दल, पीपल के दल, दल शब्द बेटा अनेकार्थी है प्यारे बच्चों, इसको भी आप समझते रहेंगे। दल शब्द अपने आप में यहाँ पर एक पत्र का वाची है, पत्र अर्थात पत्ता, और दल शब्द समूह का भी वाचक होता है। दल सेना की एक टुकड़ी को भी कहा जाता है। तो विभिन्न अर्थों वाले अनेकार्थी शब्द यह है, इसको भी आप समझेंगे। लेकिन यहाँ पर उसका अर्थ पीपल का दल अर्थात पीपल का पत्ता। तो पीपल के पत्ते भी अपनी पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर अब झर रहे हैं, पेड़ से नीचे गिर रहे हैं। उनका झरना भी है एक तरफ, दूसरी तरफ आम्र की तरु जब मंजरियों से, आम की बौर से जब स्वर्ण मंजरी और रजत मंजरी, कुछ कुछ चांदी सी कांति लिए हुए, कुछ कुछ स्वर्णिम आभा लिए हुए जब आप आम के बौर को देखते हैं, तो उस आम्र की बौर को जब कोकिला की नजर उस पर गई तो इस तरफ, इस प्रकृति के सुंदर वातावरण में, इस आम के वृक्ष के इस रूप को देख करके हो उठी कोकिला मतवाली। कोकिल भी क्या हो उठी? मतवाली हो उठी। वह भी बिल्कुल पागल सी, उन्मत्त सी होकर करके कूकने लगी है। उसको प्रकृति का यह सुंदर रूप सबसे ज्यादा भाता है। कहा जाता है कि काकः कृष्णा पिका कृष्णा को भेदा पिक काकयोः बसंते समुपायाते काकः काकः पिकः पिकः। वाकई में जब बसंत का समय नजदीक आता है तो उसकी उन्मादकता, उस बसंत के ऋतु का प्रभाव कुछ ऐसा होता है कि कोयल अपने आप में ही यह व्यक्त कर देती है कि उसके कंठ में कितना मधुर स्वर है, और अपने उस मधुर स्वर से वह कूकने लगती है। उस बसंत की उन्मादकता से, बसंत ऋतु के उस पर्यावरणीय पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है उस सबसे प्रभावित होकर उसके स्वर में एक मिठास अपने आप घुलने लगती है। और आगे देखिए कवि ने क्या वर्णित किया। झर रहे ढाक पीपल के दल, इनका एक तरफ से झरना है तो दूसरी तरफ कोकिला हो उठी मतवाली। आप देख रहे हैं डाली, मतवाली, स्वर मैत्री का क्या सुंदर दर्शन कवि ने कराया है। आगे देखिएगा झूली और मूली, ये क्या सुंदर सुंदर, ऐसा कविता में एक तरह से गेयता, एक संगीतात्मकता का एहसास भी कवि ने कराया है। महके कटहल मुकुलित जामुन, देखिए क्या सुंदर सा विशेषण दिया, और बिल्कुल वहां पर उगने वाली फसलों को बिल्कुल जीवंत करके कवि ने दिखाया। कहा कि महके कटहल, वातावरण में प्रकृति की छटा में कहीं और गांव की शोभा का वर्धन कर रहे कटहल के पेड़, कटहल की फली, कटहल का फसल, कटहल की जो सब्जी एक तरह से होती है, वह कटहल के फल भी क्या हो रहा है? महकने लगा है। वातावरण में उसकी सुगंध चारों तरफ प्रसरित हो रही है, चारों तरफ फैल रही है, वो अपनी ओर आकर्षित कर रही है एक तरफ। दूसरी ओर मुकुलित जामुन, कहीं किसी जामुन के पेड़ पर जामुन मुकुलित हो रहे हैं, उनका कुडमल निकल आया है। उनका एक तरह से मुकुलित होना, कुडमल का आविर्भाव हो जाना, जब अधखिला सा वह एक पुष्प का, पुष्प से पहले का जो पूर्व रूप होता है वो कुडमल, इस तरह से बिल्कुल एक तरह से कुडमल के रूप में मुकुलित जामुन।
जामुन मुकुलित हो रहे हैं, जंगल में झरबेरी झूली। यही नहीं, जंगल की तरफ आप पर्वत इस गांव की वन प्रदेश की ओर जाएं तो झरबेरी का वृक्ष, बेर का वृक्ष, वह भी झूलने लगता है। उसमें भी बेर के फल बहुत आया मात्रा में होने लगते हैं। तो जंगल में झरबेरी झूली। और देखिए जंगल में झरबेरी में झो का अनुप्रास भी आप देख रहे हैं। फूले आड़ू नींबू दाड़िम। यही नहीं, प्रकृति की गोद में बसे हुए ग्रामीण अंचल में गांव की शोभा का वर्धन करते हुए, गांव की श्री को, संपन्नता को द्योतित करते हुए वहां के जो फल फूल कौन से, फूले आड़ू। एक तरफ ये सारा साम्राज्य तो है ही, कटहल महकता हुआ, मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम। और नींबू दाड़िम और साथ ही साथ आपके नींबू है, दाड़िम है, आड़ू, इन सभी की फसल जो है वातावरण में लहला रही है। आलू गोभी बैगन मूली, और इसके साथ ही आलू गोभी बैगन मूली की जो सब्जियां हैं वह भी वातावरण के अंदर एक बहुत ही आनंदमय, एक हम सबको आकर्षित करने वाली, प्रकृति के उस पूरे ग्राम श्री गांव की शोभा का वर्धन करने में एक बहुत बड़े कारक के रूप में ये सारी फसलें उपस्थित हुई हैं। इन सबको देख करके कवि का मन उसकी तरफ आकृष्ट हुआ चला जा रहा है और उसने जीवंत एक तरह से गांव की शोभा का वर्णन यहाँ पर किया है। प्यारे बच्चों, ये बहुत अच्छे एक घ्राण बिंब को भी और चाक्षुष बिंब को भी एक तरह से कवि ने यहाँ पर प्रदर्शित किया है। जो घ्राणस बिंब आप देख रहे हैं, महकता हुआ कटहल, कवि ने ऐसा मतलब सुगंध स्वयं लेते हुए उसका अनुभव करते हुए उस बात को यहाँ पर रखा है और इसमें कविताबद्ध उसे किया है। साथ ही आप देख रहे हैं चाक्षुष बिंब आप देख रहे हैं, स्वर्ण रजत मंजरियों में कोकिल को कूकते हुए वो सारी चीज का वर्णन करते हुए देख रहा है। तो यहाँ तक के भाव को प्यारे बच्चों आप अंतर्निहित करें और इस पंक्तियों के मर्म को समझें। पुनः अग्रिम वीडियो में हम अग्रिमांश को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक आप इसके भाव को हृदयस्थ करते हुए इसे समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।